नमस्कार। जब भी हम कर्ज शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर एक बोझ या टेंशन वाली बात आती है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसे देखने का नजरिया ही बदल दें? क्या ये दौलत बनाने का एक जबरदस्त जरिया हो सकता है? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो असली सवाल यही है जिस पर हमें सोचना है। कर्ज आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक बोझ है जो हमें नीचे खींचता है, या फिर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये दौलत बनाने का एक जरिया भी बन सकता है? तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर पर कहां-कहां जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि विकास के लिए कर्ज का मतलब क्या है। फिर हम जानेंगे कि जिम्मेदार कर्ज के नियम क्या होते हैं। इसके बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि अपनी कर्ज लेने की सीमा कैसे जाने। फिर हम 3 अलग-अलग निवेशकों की कहानियों से सीखेंगे और आखिर में कुछ जरूरी चेतावनियों और मौकों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, विकास के लिए कर्ज। यहाँ हम उधार लेने को लेकर जो हमारी पुरानी सोच है ना, उसे बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है, ये जो हम ग्रोथ के लिए कर्ज की बात कर रहे हैं ना, वो छुट्टियाँ मनाने या नया फ़ोन खरीदने के लिए नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है उन चीज़ों में पैसा लगाना, उन एसेट्स को खरीदना जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ने की उम्मीद हो या जो हमें रेगुलर इनकम दे सकें। अच्छा, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, जिम्मेदार कर्ज के नियम। अगर इस रास्ते पर चलना है तो ये नियम एक तरह से हमारी गाइडबुक है। ये जो 6 नियम है ना, ये एक सेफ्टी जैकेट की तरह हैं। सबसे पहले तो मकसद एकदम साफ होना चाहिए कि कर्ज क्यों ले रहे हैं, फिर क्या उसे चुकाने की हैसियत है, और जिस चीज़ में पैसा लगा रहे हैं क्या उसमें वाकई दम है। साथ ही एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगाना है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। एक इमरजेंसी फंड होना तो बेहद ज़रूरी है। और आखिर में अपने निवेश पर लगातार नज़र रखना और ज़रूरत पड़ने पर बदलाव करना। अच्छा, उन नियमों में से एक पर थोड़ा और गौर करते हैं, इमरजेंसी फंड। इसे आप अपना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट समझिए। मान लीजिए अचानक कोई मुश्किल आ गई, नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो ये फंड आपको और कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है। ठीक है, नियम तो हमने समझ लिए, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि कोई कितना कर्ज ले सकता है? मतलब अपनी लिमिट कैसे पता चले? चलिए तीसरे सेक्शन में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इसे नापने का एक बहुत ही जरूरी पैमाना है DTI, यानी डेट टू इनकम रेशियो। ये बहुत सीधा सा हिसाब है। ये देखता है कि हर महीने की कुल कमाई में से कितना पैसा कर्ज की किश्तों में जा रहा है। इससे किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ का साफ साफ अंदाजा लग जाता है। अब देखिए, जब कोई लोन देने वाला होता है तो वो इस रेशियो को बहुत ध्यान से देखता है। आमतौर पर 43% से कम का DTI अच्छा और हेल्दी माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि कमाई का ज्यादातर हिस्सा कर्ज चुकाने में नहीं जा रहा। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा है तो इसे एक बड़े रिस्क की तरह देखा जाता है। दूसरा जरूरी पैमाना है LTV, यानी लोन टू वैल्यू रेशियो। ये खास तौर पर तब काम आता है जब कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट खरीदने के लिए लोन लिया जा रहा हो। इसका सीधा सा मतलब है आप उस चीज की कुल कीमत का कितना हिस्सा लोन ले रहे हैं। LTV जितना कम होगा, लोन देने वाले का रिस्क उतना ही कम होगा, और हो सकता है कि आपको लोन की शर्तें भी बेहतर मिलें। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं। हमारे चौथे सेक्शन में हम 3 अलग अलग तरह के निवेशकों की कहानियों से समझेंगे कि ये सारे सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हैं हमारे इन्वेस्टर ए। ये वो निवेशक हैं जो बहुत संभल कर चलते हैं और उनका सबसे पहला मकसद होता है अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना। अब जरा इनकी रणनीति देखिए। ये कम जोखिम वाला लोन लेते हैं, यानी LTV कम रखते हैं, और पैसा भी ऐसी जगह लगाते हैं जहां से एक स्थिर इनकम आए, जैसे किसी अच्छी लोकेशन पर कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे दी। इनकी पहली कोशिश यही रहती है कि जो किराया आ रहा है वो लोन की किस्त और बाकी खर्चों से हमेशा ज्यादा हो। ये एक बहुत ही सेफ और सोचा समझा तरीका है। चलिए अब मिलते हैं इन्वेस्टर बी से। ये वो हैं जो ग्रोथ और सेफ्टी के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना पसंद करते हैं। इन्वेस्टर बी का रास्ता थोड़ा अलग है। वो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। वो क्या करते हैं, अपने मौजूदा स्टॉक पोर्टफोलियो पर एक मार्जिन लोन लेते हैं, मतलब अपने ही निवेश पर उधार, ताकि वो और ज्यादा निवेश कर सकें। लेकिन हाँ, वो बहुत सावधान रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बाजार नीचे जा रहा है तो वो फौरन अपना रिस्क कम करने के लिए तैयार रहते हैं। और आखिर में है हमारे इन्वेस्टर सी,
ये वो हैं जो बड़ा जोखिम उठाने से घबराते नहीं और जिनका पूरा फोकस होता है कि कैसे जल्दी से जल्दी ज्यादा रिटर्न कमाया जाए। इनका तरीका, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी एग्रेसिव है। ये ज्यादा रिटर्न पाने के लिए स्पेक्युलेटिव एसेट्स यानी ऐसी चीजों पर जहां मुनाफा तो ज्यादा हो सकता है लेकिन जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है, उन पर बड़ा कर्ज लेते हैं। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी है और साफ कहूं तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अभी निवेश की दुनिया में नए नए आए हैं। तो यहां पर यह तुलना इन दोनों तरीकों के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ इन्वेस्टर ए हैं जिनके लिए सेफ्टी सबसे पहले है, और दूसरी तरफ इन्वेस्टर सी जो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न के लिए बड़ा से बड़ा जोखिम लेने को तैयार हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इस सेक्शन में हम अब तक की सारी बातों का सार निकालेंगे और कुछ सबसे जरूरी बातें दोहराएंगे। ये जो कहावत है ना, ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। कर्ज एक दो-धारी तलवार है। ये दौलत बना भी सकती है और सब कुछ तबाह भी कर सकती है। तो आखिर में सारी बात इसी पर आकर टिक जाती है कि इस औजार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर इसे समझदारी, अनुशासन और एक साफ रणनीति के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए काम करेगा, वरना ये हमारे ही खिलाफ काम कर सकता है। और अब आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरी जानकारी के बाद कोई अपने फाइनेंशियल सफर को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज का इस्तेमाल किस तरह से कर सकता है?